हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार टुडे करंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के लिए टुडे करंट इन्फॉर्मेशन क्रैश कोर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर है। जी हाँ साथियों, अब आपका एग्जाम मात्र 20 दिन के बाद होने वाला है। तो इस एग्जाम को आपको है नज़दीक स्थिति को देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तैयारी के लिए आपके पास सटीक रणनीति होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास एग्जाम से रिलेटेड पर्याप्त मैटर आपके पास होना चाहिए। और जिस भी विद्यार्थी के पास इस चीज़ों का अभाव है, तो आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और आपको निश्चित रूप से हर एक विद्यार्थी को पास की गारंटी के साथ क्रैश कोर्स को डिज़ाइन किया है। आप इस कोर्स के साथ अध्ययन करके आराम से अपनी परीक्षा को पास कर पाओगे। पास करने के साथ साथ मैं ये वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि आप 70% से अधिक प्रतिशत भी बनाओगे। लेकिन इस परीक्षा को पास करने के लिए आप सभी को अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है, तब जाकर के आप इसको आराम से क्लियर कर पाओगे। इसके लिए आपके पास सटीक रणनीति होनी चाहिए। और इसी के साथ हम आज शुरू करने जा रहे हैं बच्चे और बचपन विषय की पहली यूनिट है, बच्चे और बचपन, ठीक है, जिसका नाम है बचपन है। और ये आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का होने वाला है। और इसमें से आपको पासिंग के लिए 28 नंबर लाने अनिवार्य है। अगर 28 से एक भी नंबर कम आ जाता है तो आपके इस विषय के अंदर बैक लग जाती है, जो मैं नहीं लगने दूंगा, किसी भी हालत के अंदर नहीं लगने दूंगा। क्योंकि आप सही संस्थान के साथ जुड़े हो, सही इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो, तब जाकर के आपके साथ लगातार अच्छे से मेहनत करूंगा। और आपको भी मेहनत करनी है। और आपको ये चीज़ें मैं सेलेक्ट करके बताने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे प्रश्न डिजाइन किए जो हूबहू परीक्षा के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आप अभी अगर चीज़ों को छांटोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम आपके साथ हैं। इसी के साथ जो भी विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन के अंदर जुड़ना चाहता है, यूट्यूब पर क्लासें कुछ आएगी, लेकिन सीरियस होकर के क्रैश कोर्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्जाम 2024, बीएसटीसी प्रथम वर्ष परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास करने के लिए टीसीआई के द्वारा फास्ट रिवीजन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ये कोर्स 2 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा और परीक्षा आपकी 21 नवंबर 2024 से है। तो ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? तो ये कोर्स आपको प्ले स्टोर पर जाना है और OR जाट एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप कॉलेज कोर्स लिखा आएगा। कॉलेज कोर्स में जाओगे तो वहाँ पर ये कोर्स मिलेगा। और जो पुराने विद्यार्थी है उनको तो ऑलरेडी फ्री में मिल जाएगा साथ में, और जो नए जुड़े हैं उनके लिए अलग सी व्यवस्थाएं की है। जो इच्छुक है वो जुड़ सकते हो। और ये मैं वादा करता हूँ, इस कोर्स के साथ जो विद्यार्थी जुड़ गया वो निश्चित रूप से 70% के साथ आप पास हो जाओगे, ठीक है। इसी के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये है आपको यहाँ पर हमारी पहली क्लास है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षक तथा बच्चों के बीच किस प्रकार का नाता होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्यार, भरोसा और आत्मीयता बच्चों को पढ़ने से नाता जोड़ता है। शिक्षा का स्नेहिल व्यवहार बच्चों के लिए सब कुछ सहज बना देता है। जटिल और नीरस लगने वाला विषय भी बच्चों के लिए सरस बन जाता है। इसलिए शिक्षक और बच्चों के बीच क्या प्यार भरा नाता होना जरूरी है। इन सब की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है बीएसटीसी से संबंधित तो हम आपके पास शेयर करते हैं। यहाँ पर तो अगला प्रश्न है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वही छांटे हैं, ऐसा मत मानना कि ये मैटर कम है। भरोसा कर लेना बस, जिसने भरोसा किया वो जीत गया और जिसने नहीं किया वो रह गया, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगला प्रश्न है, बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की होनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर बच्चों की प्रकृति कई प्रकार की होती है। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, जिसमें से आप किस श्रेणी में हो आपको पता है। जिज्ञासु होते हैं, भोले होते हैं, चतुर होते हैं, चंचल होते हैं। कुछ बच्चे परिपक्वता लिए होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नटखट होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे गुमसुम रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बातूनी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मिलनसार होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ बच्चे क्रोधी होते हैं, हंसमुख होते हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं, चालाक होते हैं, जिद्दी होते हैं और कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूडी, तार्किक और मनमोजी आदि हो सकते हैं। तो ये बच्चों की प्रकृति आपसे परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास कि अपंग बच्चे को किस प्रकार
का सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए। अपंग का मतलब है अगर कोई बच्चा विकलांग है या दिव्यांग है तो उस बालक को है आपको सकारात्मक वातावरण देना जरूरी है। तो ये आपको किस प्रकार से देना है एक टीचर होने के नाते। तो अपंग बच्चों के प्रति अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उपहास करना या नकल उतारना असक्षम व्यक्ति को जरूरतों और भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता को प्रतिबंधित करना और इसका विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है। अपंग बच्चों के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके मनोबल को बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। कोई विकलांग बच्चा है, कोई दिव्यांग है तो उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अपन को, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि हाँ तू भी कर सकता है ऐसा काम, तो आपको भी है जो अपना जो दृष्टिकोण है बच्चों के प्रति वो बिल्कुल सकारात्मक रखना है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि गिजुबाई बदेगा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। गिजुबाई बदेगा की प्रमुख रचनाएं, पहली रचना है दिवा स्वप्न। ठीक है। माता पिता के प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है। ये पुस्तक किसकी है? गिजुबाई बदेगा की है। नेक्स्ट है शिक्षक हो तो बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया, ये पुस्तकें आपको ध्यान में रखना है और रीड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मूछाली माँ यानी मूछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये 2015 के अंदर आया। इसके बाद 17 और 23 के अंदर भी ये प्रश्न आ चुका है। तो मूछाली माँ के नाम से प्रसिद्ध है गिजुबाई बदेगा। ठीक है। इसका उत्तर होगा गिजुबाई बदेगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि एएस नील किसके पक्षधर थे और किस प्रकार की शिक्षा में विश्वास रखते थे? तो एएस नील बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। किसके पक्षधर में थे? सामूहिक स्वतंत्रता नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखते थे। दो ही बातें आपको ध्यान में रखना है। एएस नील है, एक तो स्वतंत्र शिक्षा के पक्षधर थे यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर, और दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा के में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो नील साहब ने कहा है कि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का एक व्यक्तित्व और एक चरित्र का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 26, यानी जो इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न हमने लिए हैं। जॉन हॉल्ट की लोकप्रिय पुस्तक का नाम लिखिए। बार बार परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। जॉन हॉल्ट की लोकप्रिय पुस्तकें, तो पहली पुस्तक है बच्चे असफल कैसे होते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं। ये दो पुस्तकें हैं जॉन हॉल्ट की, बच्चे असफल कैसे होते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चे असफल कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जॉन हॉल्ट के अनुसार अधिकांश बच्चे स्कूल में फेल होते हैं और उनमें से ज़्यादातर के लिए ये असफलता प्रकट रूप में संपूर्ण होती है। इसी के साथ यहाँ पर स्कूलों में दाखिला लेने वाले 40% बच्चे स्कूली स्तर की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। महाविद्यालय स्तर की में दाखिला लेने वाले हर 3 छात्रों में से एक बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। पर जाहिर तौर पर फेल होने वाले बच्चों के अलावा भी तमाम दूसरे बच्चे फेल होते हैं, अंकों की दृष्टि से नहीं बल्कि एक दूसरे कहीं गहरे अर्थों में असफल होते हैं। वह अपनी स्कूली शिक्षा महज इसलिए पूरी कर पाते हैं क्योंकि हम शिक्षक उन्हें अपनी सहमति से अंक दें, धकिया कर स्कूल से बाहर निकलने में सहायता करें। फिर चाहे वह कुछ भी जानते हो या न जानते हो, सच्चाई तो यह है कि ऐसे अप्रकट रूप में फेल होने वाले बच्चों की संख्या हमारे अनुमान से कहीं अधिक है। अगर हम स्कूली शिक्षा का स्तर कुछ ऊपर उठा दें, जैसा कि कई शिक्षाविद करना चाहते हैं, तो हम तत्काल अप्रकट रूप में फेल होने वाले बच्चों की संख्या का पता लगा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चे असफल कैसे होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथियों एक इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर है, ये एग्जाम है
जो लिखित एग्ज़ाम होता है, इसी के साथ इसमें आपको है ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार लिखने होते हैं, ठीक है? कि जैसे आपने यहाँ पर बच्चे असफल कैसे होते हैं, तो ये लैंग्वेज आपको याद नहीं होती है ना, तो भी आप अपनी लैंग्वेज लिख देना, ठीक है ना? यानी ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न के अंदर 4 नंबर का मतलब आपको इस पे 2 पन्ने कॉपी के भरने होते हैं। कॉपी के 32 पेज आते हैं, जिसमें से आपको लगभग इस परीक्षा को अच्छे अंकों के पास करने के लिए, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको इस परीक्षा के अंदर 20 से अधिक आप है प्रश्न भर के आ जाना, आप आराम से पास हो जाओगे। इसी के साथ आप मेरे साथ लगातार ये चीज़ें सुनोगे ना, तो आप कुछ-कुछ लिखोगे, तो जैसे ही कुछ लिखोगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? तो ये कॉपी आपको भर के आना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है बालक में अंतर्मुखी छवि कब विकसित होने लगती है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। अंतर्मुखी छवि का विकास, यदि परिवार में बालक का वात्सल्य का आनंद नहीं मिलता है, यानी परिवार के अंदर जो वात्सल्य का आनंद है वो नहीं मिलता है, माता पिता सचेष्ट नहीं है, दादी अच्छी कहानियां नहीं सुनाती है, घर परिवार में प्राय कलह होती रहती है, तो बालक छवि है अंतर्मुखी हो जाती है, ठीक है ना? अंतर्मुखी छवि का मतलब है कि बालक है नहीं तो किसी से बोलता है, नहीं किसी से कुछ करता है, सब कुछ अपने मतलब अकॉर्डिंग करता है, बस अपनी धुन में, मारवाड़ी में कहे तो अपनी धुन के अंदर रहता है, उसे कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? तो इसलिए बालक अंतर्मुखी हो जाता है। कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसे संकोच करता है, उसे डर मतलब डरता तो नहीं है लेकिन उसे संकोच करता है हर तरीके से, ठीक है? इसी के साथ आगे यहाँ पर प्रश्न के अंदर है, वह अकेला रहना पसंद करता है, मन ही मन में सोचता है, हर काम में वह अपने को असक्षम मान लेता है, उसका स्वयं का स्वतंत्र चिंतन नहीं होता है, उसके निर्णय शक्ति का अभाव रहता है, वह दूसरों का अनुगामी हो जाता है। ऐसे बालक काल्पनिक कहानियाँ, चिंतन प्रधान कहानियाँ, तर्कपूर्ण कविताएं, जीवनियाँ आदि पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको भी अच्छे से याद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस परीक्षा के लिए, ये आपका प्रश्न 2024 के लिए याद करके ही जाना है, ठीक है? बाल साहित्य की विषय सामग्री में क्या क्या होता है और बाल साहित्य के लाभ बताइए, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसी के साथ ये यूनिट पूरी होने जा रही है साथियों, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। यही प्रश्न आपको मैं जब एग्जाम होगा, आपका पेपर होगा, तो ये हूबहू कॉपी हुए पेपर में अंदर में आपके साथ सबूत रखूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है? पहला यहाँ पर है, बाल साहित्य के अंदर अभिनय प्रधान वाले गीत होते हैं, जैसे बड़े चलो हम सब एक हैं, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी, हिंदुस्तान के ऐसे बाल गीत यहाँ पर होते हैं। इसमें बाल साहित्य में पहेलियाँ होती है, चुटकुले होते हैं, कहानियाँ होती है, जिसमें परी कथाएं होती है, महापुरुषों और पशु जो पक्षी हैं उनके चित्र में ही कहानी यहाँ पर होती है, पंचतंत्र, हितोपदेश, भूत प्रेतों की कहानियाँ यहाँ पर मिलती है। इसी के साथ बेताल की ये कहानियों के नाम हैं, ठीक है? आगे जीवनियाँ, प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों के बचपन का यहाँ पर कहानियाँ इसके रूप में यहाँ पर होती है। देशभक्ति की कहानियाँ होती है, देश के लिए जीवन उत्कर्ष करने वाले वीरों की कहानी यहाँ पर है। धार्मिक प्रेरणास्पद कहानियाँ जैसे राम की, श्री कृष्ण की, महावीर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक जी की, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, बुद्ध जी की संबंधित है यहाँ पर धार्मिक प्रेरणास्पद कहानियाँ भी बाल साहित्य के अंदर सम्मिलित की जाती है। जोशीली बाल कविताएं भी बाल साहित्य के अंदर सम्मिलित की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर है चिंतन चिंतन प्रभाव कहानियाँ, चित्र पहचान कर उसके स्थान पर नाम लिखना, वर्णों शब्दों में से ढूंढ कर पक्षियों का पता लगाना आदि होता है, ठीक है? शब्द पूर्ति की बात करें तो शब्द में वर्ण जोड़कर सार्थक बनाना, अपूर्ण कहानी पूरी करना, तुक मिलाकर कहानी लंबी करना, ठीक है? आगे बात करें तो बाल साहित्य की उपयुक्त विषय सामग्री के संदर्भ में विचार करें तो बालकों की छवि अनेक प्रकार की हो सकती है। बाल छवि निर्माण में माता पिता, परिवार, संगति का प्रभाव पड़ता है। पूत के पग पालने की दृष्टि से पूत की छपित बचपन में ही विकसित होने लगती है। बीज अच्छा परिपुष्ट है, उसे खाद पानी समय पर मिलता है और उसकी सुरक्षा बनी रहती है, तो वह पौधा अच्छा विशाल वृक्ष बन जाता है। और बाल छवि भी ठीक इसी प्रकार से हैं। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको इस परीक्षा की पास करने के लिए अगर सटीक तरीके से सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल गया तो आप पास कर जाओगे। अगर इस टाइम आप घबराए, इधर उधर भागे, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं हैं अपने आप में गलती कर रहे हो। गलती नहीं करना है साथियों, मैं आपके साथ हूँ। जिस चीज़ से अब आप गुजर रहे हो, मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, लेकिन आपको है मैं
हर हाल के अंदर यानी येन कैन प्रकारेण पास करवा दूंगा, ठीक है। बस आप मेरे अकॉर्डिंग चलना और आपके पास जो भी मैटर है वो आप पढ़ते रहना। इन दिनों के अंदर सोशल मीडिया का यूज़ करना ये थोड़ी ठीक बात नहीं है, ठीक है। आगे अपना प्रश्न है कि माता पिता के बचपन के उदाहरणों से उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो महात्मा गांधी बचपन में न तो पढ़ाई में तेज थे और न खेल में तेज थे। वह स्वभाव से ही शांत, झेंपू और एकांत प्रिय थे। औसत दर्जे का विद्यार्थी समझे जाने की उसे जरा भी फिक्र न थी, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के मामले में बड़े सतर्क थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि अपने शिक्षकों और सहपाठियों से वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है ना। तो आपको भी गर्व के साथ इन बातों को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ ये जो प्रश्न थे, जो भी प्रथम यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनकी हमने चर्चा की। और अपना अंतिम प्रश्न है, समर हिल स्कूल की स्थापना किस मूल सिद्धांत के आधार पर की गई थी, इसको आप है। तो यहाँ पर है, बच्चा स्वभाव से विवेकशील होता है, यथार्थवादी होता है, ठीक है। अगर उसे वयस्कों के सुझाव के बिना अपने भरोसे छोड़ दिया जाए तो जिस सीमा तक विकसित होना उसके लिए संभव है वह होता है। बचपन का समय अपने व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में लगाने की स्वतंत्रता का समय होना चाहिए। चरित्र के विकास में भय की भूमिका नहीं हो सकती है। समर हिल में यह आस्था थी कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है और उसका पक्ष लिया जाना चाहिए। उसके प्रयासों का अनुदेशन होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता में समानता का अधिकार होना चाहिए। उसे स्कूल की व्यवस्था के नियम बनाने में भाग लेने का हक होना चाहिए। तो ये समर स्कूल से जो समर हिल स्कूल की स्थापना के मूल सिद्धांत थे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा के अंदर आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाल साहित्य में क्या क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैंने चर्चा की है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इसी के साथ सभी विद्यार्थी हैं जो भी अब नए स्टूडेंट हैं, क्योंकि कोर्स जो हमारा ऑफर चलाया गया था वो समाप्त हो चुका है। अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना भाइयों। इस बात को ध्यान में रखना, आपने जितनी भी फीस भरी है और जितना भी आपने एक साल के अंदर प्रयास किया है, ये प्रयास मात्र 9 और 10 दिन का प्रयास है। इसके अंदर एक भी दिन आपकी परीक्षा सही तरीके से नहीं हुई तो आपने जितने भी पैसे भरे, जितने भी घर और कॉलेज के बीच में चक्कर काटे, ये सब चीज़ें गौण हैं। जो मुख्य चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने 1 लाख फीस भरी, डोनेशन दिया, ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। आप जब रीट परीक्षा देकर के आप जब बोर्ड के पास अपनी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब आपको एक कागज़ का पन्ना ही मांगेंगे। अगर वह पन्ना आपके पास है तो आप योग्य हो, और उस पन्ने के अंदर थोड़ी भी अगर गड़बड़ है तो आप योग्य नहीं हो। तो मेरी बातों को ठीक तरह से आप समझ चुके हो। ये कोई बड़ी रेट नहीं है, हर चीज़ को संचालन करना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। जब आप ही लोग मेरे जगह होते तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, और आगे भी आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें पता चल जाएगी। तो जो इच्छुक विद्यार्थी है ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जिनको इन सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और आज भी पहली बार सुना है कि बच्चे और बचपन का सब्जेक्ट होता है, तो आप निश्चित रूप से जुड़ना ना भूलें। और ये 21 नवंबर की परीक्षा का पहला पेपर होने वाला है, और पेपर दे के आओगे तो फिर मेरे को कॉल पे बात कर लेना कि पेपर आपकी क्लासों में से ही छपा है, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगली नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करने और जितने भी साथी गण हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।